नमस्कार दोस्तों। अगर 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते, प्रधानमंत्री पद तक पहुंच जाते, तो आज के नरेंद्र मोदी को आप कहां देखते? ज्यादा से ज्यादा नरेंद्र मोदी की हैसियत वही होती जो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी थी। वो बाकी मुख्यमंत्रियों की तुलना में थोड़े और ज्यादा स्वायत्त होते, जैसे वो हुआ करते थे। यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी हैसियत एक नवीन पटनायक की होती। भाजपा के दायरे के अंदर, भाजपा के अम्ब्रेला के अंदर वो एक नवीन पटनायक होते। लेकिन क्या आने वाले वक्त के नरेंद्र मोदी आडवाणी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देखने को मिलते क्या? निश्चित तौर पर इसका जवाब नकारात्मक होगा। नकारात्मक इसलिए भी होगा क्योंकि तब 81 साल के लाल कृष्ण आडवाणी यदि 2009 में प्रधानमंत्री बन गए होते तो उनके उत्तराधिकारी का फैसला लाल कृष्ण आडवाणी की मर्जी से होता। बहुत साफ साफ कहें तो शिवराज सिंह चौहान और सुषमा स्वराज के बीच से होता। अब यही स्थिति योगी आदित्यनाथ के सामने आती हुई दिख रही है और सवाल अक्सर ये पूछा जाना शुरू हो गया है पॉलिटिकल सर्कल में, राजनीतिक विश्लेषकों के बीच, पत्रकारों के बीच। ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या 2024 में यदि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, 75-74 साल के नरेंद्र मोदी यदि पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ की जगह क्या होगी? 2029 के उत्तराधिकार का फैसला नरेंद्र मोदी की मर्जी के बिना होना तो संभव नहीं दिखेगा। यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर रहें और उनके उत्तराधिकार का फैसला संघ या भारतीय जनता पार्टी उनकी मर्जी के बिना कर ले, यह किसी सूरत में संभव नहीं है। तो क्या नरेंद्र मोदी के सामने 2024 के योगी आदित्यनाथ 2024 में वही भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जो 2009 में नरेंद्र मोदी निभाते हुए नजर आए थे? लेकिन वो भूमिका क्या थी 2009 में नरेंद्र मोदी की, जरा इसे देखते हैं। 2023 में इन्वेस्टर समिट हो रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। बिल्कुल इसी तरह 2008-9 में वाइब्रेंट गुजरात हुआ करता था गुजरात में, और उस वाइब्रेंट गुजरात के तले योगी आदित्यनाथ की तरह जैसे अभी यूपी में इन्वेस्टर समिट के बहाने योगी आदित्यनाथ की छवि को निखारा संवारा जा रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार नरेंद्र मोदी अपनी छवि को उस दौर में भाजपा के अगले नेता के तौर पर संवारने की कोशिश कर रहे थे। वो उस छवि के दायरे से निकलना चाहते थे जो छवि उन पर 2002 में चस्पा कर दी गई थी या चस्पा हो गई थी, और उस छवि को अटल बिहारी वाजपेयी के राजधर्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी पुख्ता कर दिया था। तो दरअसल नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात के सहारे उस राजधर्म के साय से, उस राजधर्म की परछाई से निकलने की भूमिका तलाश रहे थे। बिल्कुल उसी प्रकार इन्वेस्टर समिट के बहाने योगी आदित्यनाथ निकलने की भूमिका तलाश रहे हैं उस छवि से, उस उग्र हिंदुत्व की छवि से जो उनके साथ चस्पा कर दी गई है। एक ऐसे मठ जिस मठ की पहचान एक सेकुलर मठ के तौर पर रही है, जहां धर्म की बंदिशें बहुत ज्यादा काम नहीं करती गोरक्षपीठ में, उस मठ के महंत के साथ यदि सांप्रदायिक छवि चस्पा की गई या करने की कोई सुनियोजित कोशिश की गई, तो निश्चित तौर पर यह योगी आदित्यनाथ की छवि के सफर कुठाराघात जैसा था। योगी आदित्यनाथ ने भी कई बार ऐसी ऐसी भाषाएं बोली, हो सकता है वो पार्टी लाइन पर जाकर बोल रहे हो या पार्टी में उन्हें कुछ पाना हो, दिल्ली के नेतृत्व को खुश करना हो, इस वजह से बोले हो। लेकिन अब के योगी आदित्यनाथ बदल चुके हैं। और वाइब्रेंट गुजरात और आज के इन्वेस्टर समिट की बात यदि करें, दोनों की तुलना करें, तो इस तुलना के बीच में 2009 के लोकसभा चुनाव में जब लाल कृष्ण आडवाणी अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री पद की जद्दोजहद में लगे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी के गुजरात से उन्हें जो निराशा हाथ लगी थी, क्या वही निराशा योगी आदित्यनाथ के राज उत्तर प्रदेश से 2024 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हासिल होनी है? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है कि यदि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का किला जीतकर पुनः भारतीय जनता पार्टी को ऊपर लेकर आने की स्थिति में होते हैं, तो योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को एक पर एकदम से बर्फ पड़ सकती है, क्योंकि तब उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार का फैसला निश्चित तौर पर यह कहने की जरूरत नहीं है कि वो अमित शाह के पक्ष में जाकर झुकता हुआ दिखाई देगा। तब वो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में वो पलड़ा झुकने के चांसेस, उसकी संभावना बहुत कम दिखती है। 2009 में आप देखें
और 2014 और 19 में देखें, नरेंद्र मोदी जब अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, खुद प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तब गुजरात से सभी 26 के 26 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। लेकिन 2009 में, जैसा गुजरात के कुछ राजनीतिक पंडित दावा करते हैं, नरेंद्र मोदी ने वो उत्साह नहीं दिखाया लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जो उत्साह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आडवाणी जी को वहां तक पहुंचने के लिए दिखाया था। गुजरात की 26 में से तकरीबन आधी सीटें, यानी 12 सीटें कांग्रेस पार्टी के हाथ लग गई थी और 14 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी थी। स्पष्ट तौर पर कहें तो 45-46% सीटें कांग्रेस पार्टी वहां से निकाल कर ले गई थी। लेकिन इसके उलट आप देखें तो नीतीश कुमार 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के फोल्ड में डालने का काम उस वक्त उन्होंने किया था। यानी लाल कृष्ण आडवाणी की नजर में, उनकी गुड बुक में दोनों में कौन था ये कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पटना में जो कुछ भी हुआ, डिनर कैंसिलेशन हुआ हो या जो भी हुआ हो, राहत का चेक लौटाया गया हो, ये एक दूसरी कहानी है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ आने वाले वक्त में वही चाहेंगे जो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ हुआ? क्या योगी आदित्यनाथ आने वाले वक्त के वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान बनना चाहेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह बनना चाहेंगे? निश्चित तौर पर ऐसा कोई नहीं चाहता। खासकर योगी आदित्यनाथ तो नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में उन्हें एक क्षेत्रीय छत्रप और उस क्षेत्रीय छत्रप की भूमिका को आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय छत्रप का बनाने की बजाय योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के दायरे से सिमटाकर पुनः गोरखपुर तक सीमित करने का कोई संगठित प्रयास शुरू हो। इस प्रयास के पहले योगी आदित्यनाथ अपनी राजनीतिक चतुराई बिल्कुल 2009 के नरेंद्र मोदी की भांति दिखाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि तब नरेंद्र मोदी को खतरा था कि यदि आडवाणी जी जीतकर दिल्ली आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो दिल्ली की उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा हमेशा के लिए धरी की धरी रह जाएगी और उन्हीं के जनरेशन के कोई सुषमा स्वराज, कोई शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़ाए जा सकते हैं। लिहाजा गुजरात से उन्होंने वो उत्साह नहीं दिखाया। और चूंकि गुजरात एक छोटा राज्य है, केवल 26 लोकसभा सीटें हैं, वहां से अगर वो उत्साह दिखाते भी तो लाल कृष्ण आडवाणी के लिए 10-12 सीटें और बढ़ा देते। लेकिन उससे भी उनका काम नहीं बनना था, उससे भी वो प्रधानमंत्री नहीं बनने थे। लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश का है, जहां से 80 लोकसभा सीटें हैं और 2 बार योगी आदित्यनाथ के आने के पहले यानी 2014 में यूपी में 80 में 71 सीटें भाजपा को मिली, तो 2019 में 62 सीटें मिली। अब कल्पना कीजिए 62 सीटें यदि 20 पर सिमट जाए, 12 पर सिमट जाए, यानी 40 या 50 सीटों का नुकसान हो जाए। वो भी उस परिस्थिति में नुकसान हो जाए जब कई कई बड़े बड़े प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते दिख रहे हैं, तो क्या होगा नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा का? तब तो भारतीय जनता पार्टी को 160 पे पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी को के उत्तराधिकारी की बात तो छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी के खुद की उनका खुद की सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। और जब वो ना सत्ता में आएंगे ना अपने उत्तराधिकारी का चयन कर पाएंगे, यानी न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। वो स्थिति योगी आदित्यनाथ को भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अब 5 बार का सांसद और दूसरी बार का मुख्यमंत्री, 6 साल का मुख्यमंत्री, उस 1998 से लेकर 2023 के इन 25 सालों में 18 साल 19 साल लोकसभा में और 6 साल मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद राजनीतिक तौर पर योगी आदित्यनाथ को अनाड़ी नहीं माना जा सकता। जब बिना कोई विधायक, यहां तक कि पंचायत का भी जो चुनाव नहीं लड़े नरेंद्र मोदी, वो मुख्यमंत्री बने और वो अनाड़ी नहीं हो सकते थे। वो अटल आडवाणी से अलग लाइन लेकर गुजरात से मनमोहन सिंह के लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे थे, तो भला योगी आदित्यनाथ देश के किसी विपक्षी नेता के लिए बाधा क्यों उत्पन्न करेंगे? ये एक सवाल राजनीतिक हलकों में गूंज रहा है। ये सवाल इसलिए भी गूंज रहा है क्योंकि दोनों, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, दोनों की पहचान हिंदुत्व की राजनीति के साथ जुड़ी है। दोनों की सियासत बिल्कुल एक तरह से आगे बढ़ी है। फर्क इतना है कि योगी आदित्यनाथ संसद की सियासत करके एक लंबे विधायी अनुभव के साथ दिल्ली पहुंचे और फिर दिल्ली से वापस लखनऊ आए, जबकि नरेंद्र मोदी शंकर सिंह वाघेला के प्रकोप से गुजरात से हटाकर दिल्ली लाए गए और वापस दिल्ली से अहमदाबाद भेजे गए थे मुख्यमंत्री बनाकर। इतना ही फर्क है विधायी अनुभव होने का और विधायी अनुभव नहीं होने का। तो इस फर्क को योगी आदित्यनाथ बखूबी समझते हैं। लिहाजा योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के लिए 2019 की तरह दोबारा एक आसान परिस्थिति और 60-70 सीटें सजा करके
संसद के लिए दे देंगे, ये निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिकल इमैच्योरिटी भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये राजनीतिक रूप से ऐसा सोचना गलत हो सकता है। गलत इसलिए भी हो सकता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से आगे अपनी भूमिका देखते हैं, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनके संभावित उत्तराधिकारियों से चुनौती मिलनी है और उस चुनौती से उन्हें पार पाना है, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और संभावित उत्तराधिकारियों को मात देने के लिए नरेंद्र मोदी की सियासत को समय रहते किनारे लगाना भी योगी आदित्यनाथ की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। यह भी बात आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर योगी आदित्यनाथ करते क्या है। अब जरा सोचिए किस प्रकार की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के सामने आज की तारीख में है। कम से कम बाकी राज्यों को छोड़ दीजिए, कम से कम 5 राज्यों की ही हम बात करें, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 5 राज्यों में अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 92 लोकसभा सीटें जीती थी। और अभी स्पष्ट तौर पर आज की तारीख में आप देखें तो 65 से 70 सीटों का नुकसान, कई लोग 75 सीटें भी कह रहे हैं, मतलब 65 से 75 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ यहीं से होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में यदि 2-2, 1-1 का भी नुकसान होता है, इसके अलावा कोई दूसरे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी पिछली बार ठीक ठाक, जैसे उड़ीसा में, तेलंगाना में, वहां भी अगर 2-2, 1-1 का भी नुकसान होता है तो हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी पीक पर थी, लिहाजा कहीं बढ़त होने की संभावना उसे दिखाई नहीं देती। तो कुल मिलाकर जब नुकसान आज की तारीख में 100 सीटों का, 90 से 100 सीटों का स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, माइनस उत्तर प्रदेश 90 से 100 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा हो, और यदि उसमें योगी आदित्यनाथ अपना खेल कर जाते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को 40-50 का नुकसान और दे जाते हैं, तो यकीन मानिए 2029 में योगी आदित्यनाथ ही भारतीय जनता पार्टी के चेहरे होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि तब एक बार यदि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में जाती है, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है संघ और भाजपा में कि उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री को राजनीतिक तौर पर दबाव में ले सके या राजनीतिक तौर पर छेड़ सके। एक बार नेतृत्व, अगर मौजूदा नेतृत्व और मौजूदा नेतृत्व के सहारे अपने उत्तराधिकार का सपना पालने वाले लोग यदि किनारे होते हैं तो रास्ता उसी का खुलता है जो सबसे मजबूत क्षेत्रीय छत्रप होता है। 2014 के दौर को याद कीजिए, 2013 के दौर को, तब भारतीय जनता पार्टी के पास जो सत्ता में क्षेत्रीय छत्रप थे वो कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी के पास जो क्षेत्रीय छत्रप सत्ता में थे उनमें से एक नरेंद्र मोदी थे, एक शिवराज सिंह चौहान थे और एक रमन सिंह थे। ये 3 नाम स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे थे उस दौर में, और इन तीनों में स्वाभाविक है कि बाकी दोनों नरेंद्र मोदी के आसपास में नहीं पटकते थे। लिहाजा लाल कृष्ण आडवाणी के साइड होने का मतलब हुआ कि लाल कृष्ण आडवाणी की पूरी टीम साइड लाइन हो गई, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, वो पूरी की पूरी टीम आडवाणी साइड हो गई। तो योगी आदित्यनाथ के सामने भी स्पष्ट तौर पर यह दिख रहा है कि यदि नरेंद्र मोदी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से साइड होते हैं तो सिर्फ मोदी ही साइड नहीं होंगे बल्कि टीम मोदी भी साइड हो सकती है। ये योगी आदित्यनाथ को स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ की 2024 के लोकसभा चुनाव में भूमिका क्या होगी, उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं क्या होगी, ये कोई भी समझदार व्यक्ति समझ सकता है। समझदार को इशारा काफी होता है, वो समझ सकता है कि योगी आदित्यनाथ आने वाले वक्त में कौन सा खेल खेल सकते हैं। आपने देखा होगा मीटर लगाने के बहाने मीटर का टेंडर कैंसिल किया जाना किसको चुनौती देना था? कौन सा मीटर, कौन सी बिजली का मीटर, कौन से ट्रांसफार्मर के साथ योगी आदित्यनाथ फिट कर, या उनकी सरकार फिट करने की कोशिश कर रही है, इसकी बानगी अभी से दिखनी शुरू हो गई है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक दूसरे को निपटाकर भविष्य के नेतृत्व की होड़ में आगे निकलने का जो खेल चल रहा है वो भी योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। उन्हें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का कद घटाया जा चुका है। उन्हें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी में किस हैसियत में लाकर छोड़ा गया है। उन्हें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि संजय जोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा नेतृत्व, जो लोग शीर्ष पर आसीन है, उन लोगों की कृपा से संजय जोशी के साथ क्या हुआ। आज की भाजपा में स्पष्ट तौर पर यह भी दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश से आने वाले राजनाथ सिंह, जी हाँ,
वही राजनाथ सिंह जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से सीधी लड़ाई लड़ते हुए नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर करवाया था, अपने मुंह से घोषणा की थी कि नरेंद्र मोदी विल बी आवर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। यह सितंबर 2013 की कहानी है। उन्हीं राजनाथ सिंह को कैबिनेट में जो नंबर 2 की पोजीशन की उन्हें आकांक्षा थी, अब वो खुद कितने नंबर पर है, किस नंबर पर है, शायद उन्हें नहीं पता। तो ये सारी परिस्थितियां योगी आदित्यनाथ को दिख रही है कि जब तक उनकी उपयोगिता है तब तक उनकी पूछ है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ दूसरे के लिए उपयोग में आते रहेंगे? मत भूलिए कि अब वो योगी आदित्यनाथ नहीं है जो गोरखपुर से सप्त क्रांति एक्सप्रेस पकड़कर दिल्ली आते थे और दिल्ली से सप्त क्रांति एक्सप्रेस पकड़कर गोरखपुर जाते थे। अब योगी आदित्यनाथ एक मजे हुए राजनेता है। उन्हें दिख रहा है कि कौन सा दांव आगे खेलना है, कौन सा दांव आगे खेलकर उन्हें लखनऊ से दिल्ली का सफर तय करना है और किस दांव के सहारे भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की होड़ में सबसे आगे निकलना है। तो इस नेतृत्व के होड़ की लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की किस्मत तय करेगी। और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहें तो नरेंद्र मोदी की सियासी किस्मत योगी आदित्यनाथ तय करते हुए दिखाई देंगे। न सिर्फ नरेंद्र मोदी की, बल्कि नरेंद्र मोदी के साथ टीम मोदी की भी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की लड़ाई नरेंद्र मोदी से, सियासी लड़ाई जो कथित तौर पर चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकार किसे मिले। तो उत्तराधिकार की इस जंग में आपने देखा होगा, मुगलों के दौर से, उसके पहले के दौर से, उसके बाद के दौर तक सबने देखा है कि उत्तराधिकार की जंग में कौन किस पर कैसे भारी पड़ता है, किस प्रकार से उत्तराधिकार की लड़ाई आने वाले समय में सह और मात के खेल में सिमटती नजर आती है। और उस सह और मात के बीच में जो उत्तराधिकार की लड़ाई फंसती है, उसमें कोई दारा सिकोह होता है तो कोई औरंगजेब होता है। तो औरंगजेब बनने के लिए दिल्ली में नहीं, दिल्ली से दूर दक्कन जाना पड़ता है। दारा सिकोह बनने के लिए ही दिल्ली में रहने की जरूरत पड़ती है। तो आने वाले वक्त में दक्कन की भूमिका में लखनऊ होगा या दक्कन की भूमिका में नागपुर होगा, यह फैसला भी योगी आदित्यनाथ की आने वाले समय की और खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीतियों से तय होगा। देखते हैं आने वाले समय में भाजपा के अंतःपुर की सियासत कौन सा मोड़ लेती है, किस तरह से संघ और भाजपा के आपसी संबंधों के परिभाषित और पुनर्परिभाषित होने की नौबत आती रहती है। और इस नौबत के बीच में योगी आदित्यनाथ अपने लिए अपना रास्ता कैसे तलाशते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।